वेल आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। लास्ट दो टॉपिक हमने जो डिस्कस किए दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर ईल्ड इम्प्रूवमेंट, और साथ के साथ हमने ये भी डिस्कस किए प्लांट ब्रीडिंग इन पेस्ट कंट्रोल, है ना। इंसेक्ट एंड पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स को हम कैसे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को यूज़ करके हम बना सके, है ना। सो आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे क्रॉप्स को। तो हम क्या कर रहे हैं, ईल्ड को इम्प्रूव करने का तरीका हमें पता चल गया। कल ईल्ड को इम्प्रूव करना काफ़ी नहीं होता है ना, क्योंकि उस फूड क्रॉप जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में उसमें क्वालिटी कैसा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्वालिटी ऑफ द फूड क्रॉप। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द फूड क्वालिटी। ओके, सो एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो अराउंड 3 बिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम हिडन हंगर। मतलब क्या है हिडन हंगर? ये जो नया टर्म है ना, हिडन हंगर मतलब क्या, अगर खाना नहीं मिलता तो उसको हम हंग्री बोलते हैं, है ना, हंग्री कंडीशन बोलते हैं, हंगर बोलते हैं, राइट। सो हंगर इज अ स्टेट वेयर वी डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हिडन हंगर मतलब क्या कि हम खाना ले रहे, हम दाल खा रहे, भात खा रहे, राइट। सो वी आर टेकिंग सफिशिएंट फूड, पर उस फूड में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए हमें, जो उसमें मतलब न्यूट्रिएंट क्वालिटी होनी चाहिए, वो जब नहीं मिलता है उसको हम क्या बोलते, हिडन हंगर बोलते। ओके, समझ आ रहा है आपको। हम खाना ले रहे, ठीक है, नाम के लिए हम भात खा रहे 3 बार दिन में, और मतलब दाल खा रहे, बस नाम के लिए खा रहे, पर उसमें जो प्रोटीन होनी चाहिए, उसमें जो वाइटामिन हमें मिलनी चाहिए, वो हमें सही क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हिडन हंगर। ओके, सो इट इज़ बेसिकली द डेफिशिएंसी ड्यू टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड वाइटामिन। ये तीनों चीज़ें जब हमें नहीं मिलता है खाना में, ठीक है, जो हमें मिलना चाहिए, राइट, उसको हम हिडन हंगर बोलते हैं। फाइन, क्यों इस तरह का डेफिशिएंसी मतलब लोग में हो रहा है? रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, कौन सी फूड में मिलता है। हो सकता है कि वाइटामिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पिनाच में बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, या कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में ज़्यादा मिल रहा है, वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिल रहा हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है मीट में फिश और चिकन, इस तरह का मीट में बहुत ज़्यादा मिल रहा हो। ओके, सो प्रोटीन वगैरह। पर ये सब चीज़ें जो है कि ये जो फूड आइटम्स मैं आपको अभी लिस्ट आउट की थी, ये हर कोई इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं क्या? इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये पॉसिबल है? हर कोई मतलब लाइक दिन में हफ्ते में 3-4 बार वो मीट खा सके? पॉसिबल नहीं है ना। और रोज़ अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हर कोई इंक्लूड कर पाता है? नहीं कर पाता है। सो मेजर फूड वो लोग जो खा पाते हैं दैट इज टू द मैक्सिमम राइस एंड दाल, राइट। सो ये जो मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते आए दिन उनके खाने में लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट वगैरह, इसकी वजह से उनकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाता है। सो इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को हम पूरा कैसे करें? हम पूरा करना है तो हमें करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टेपल फूड्स, है ना। स्टेपल फूड इज़ लाइक राइस एंड व्हीट, जो हम खाते आए दिन, जो लार्ज क्वांटिटी में हम कंज्यूम करते हैं, उसमें अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी साथ में मिलेगा तो दैट इज़ दी सक्सेस। देयर वी कैन इम्प्रूव द फूड क्वालिटी, है ना। सही है कि नहीं? इन आर डे टू डे खाना जो है उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो plant breeding aimed at increasing the nutritional status of the plant. प्लांट क्रॉप की न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है बोल के, उसको एम में रख के जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ओके, बायो फोर्टिफिकेशन। सो हिडन हंगर अगर लोग में अगर होगा तो ठीक है, वो क्या क्या प्रॉब्लम, साइड इफ़ेक्ट्स उसके थ्रू हो सकती है। हो सकता है कि मतलब इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन आ सकता है। देयर इज़ द इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़ेस, एंड लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, एंड साथ के साथ मेंटल इलनेस भी आ जाता है। सो ये सब अगर इंडियन पॉपुलेशन में रहेगा तो ठीक है, इट इज़न्ट एन हेल्दी पॉपुलेशन, है ना। एक हेल्दी पॉपुलेशन जो एक देश में होनी चाहिए वो इस तरह का प्रॉब्लम के साथ नहीं होनी चाहिए, है ना। सो
बायो फोर्टिफिकेशन इसलिए हमें करना होता है ताकि हमारे खाने में प्रोटीन कंटेंट, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंटेंट, ये सारे कंटेंट को हम इंक्रीज कर सके. ओके, सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन इज इंक्रीजिंग द प्रोटीन कंटेंट एंड प्रोटीन क्वालिटी. सो इंक्रीजिंग द प्रोटीन कंटेंट मतलब क्या है, प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करनी है उस फूड क्रॉप में, साथ साथ में उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन मतलब क्या है, मतलब प्रोटीन मतलब क्या है, इट इज़ अमाइनो एसिड्स, राइट, है ना. तो उनमें से जो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में बाहर से मिलता है, जो ज़रूरत पड़ता है, ठीक है. सो फूड क्रॉप में प्रोटीन कंटेंट की इंक्रीज करनी है तो स्पेशली एसेंशियल अमाइनो एसिड उनमें ज़्यादा होनी चाहिए. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सो ये चीज़ को हमें ध्यान रखनी है, ठीक है. सो एसेंशियल अमीनो एसिड को उसमें मतलब ज़्यादा कंटेंट में उस फूड क्रॉप में हम इंक्रीज कर पाए तो वो बहुत ही सही है. ओके, सो नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग ऑयल कंटेंट एंड ऑयल क्वालिटी. ऑयल कंटेंट मतलब क्या है, देयर आर सो मेनी फूड क्रॉप्स जो कि जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, लाइक ग्राउंडनट्स, सीसेम एंड मस्टर्ड, है ना. ऑयल कंटेंट को इम्प्रूव करना काफ़ी नहीं है ना. ऑयल कंटेंट के एक्सट्रैक्शन को ज़्यादा करना काफ़ी नहीं है, उसमें ऑयल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. दैट इज़ एसेंशियल फैटी एसिड जो हमें मिलना है उसमें वो एसेंशियल फैटी एसिड उसकी वो जो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करें उसमें हमें मिलनी चाहिए. ओके, सो यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है. सो एसेंशियल फैटी एसिड उनमें से मिल रहे एक ही नहीं. ओके, एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड वाइटामिन कंटेंट को हमें इम्प्रूव करनी है. बेसिक जो वाइटामिन हमारी बॉडी में ज़रूरत पड़ता है वो सारे वाइटामिन्स को हमें फूड क्रॉप में इंक्रीज़ करनी है. एंड साथ के साथ और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट्स जो है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है. सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन. ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक फूड क्रॉप्स में जो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है किस तरह का है और उसको हमें कैसे हमें इम्प्रूव भी करनी है. ओके, फॉर एग्जांपल सीरियल्स की अगर हम बात करें तो ठीक है, राइस, मेज, वीट जो सीरियल्स होता है, ठीक है, प्रेजेंट उसमें करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कैसा है. सो सीरियल्स में क्या है कि क्या दिक्कत होती है, उसमें अमाइनो एसिड जैसा कि लाइसिन और ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड है वो कम होता है. और क्या ज़्यादा होता है कि मेथियोनाइन जैसे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आप पढ़े होंगे ना क्लास 11 में बायोमोलिकुल चैप्टर में, राइट. सो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेथियोनाइन जो है वो उसमें ज़्यादा है. क्या कम है सीरियल्स में, लाइसिन और ट्रिप्टोफन की कमी है, मेथियोनाइन ज़्यादा है. सो एम क्या होगा, लाइसिन और ट्रिप्टोफन की कंटेंट को हमें किसी भी तरह में इंक्रीज करनी है, राइट, फाइन. सो इसको एम में रख के जो इम्प्रूव किया गया है, जो इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है दैट इज़ दी मेज़ वैरायटी. मेज़ की जो इम्प्रोवाइज्ड वैरायटी है शक्ति, रतन एंड प्रोटीना. ओके, सो उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफन की कंटेंट इंटेंशनली इम्प्रूव की गई है. ओके, सो आप याद रखना मतलब शक्ति, रतन एंड प्रोटीना. ओके, सो ये सब में क्या है, लाइसिन और ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड की कंटेंट ज़्यादा है. ओके, सो अब ऐसा भी याद रखो इस वैरायटी को याद रखने के लिए. सो हाई अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड रिच फूड क्रॉप्स को अगर हम खाएंगे तो हमें शक्ति ज़्यादा मिलेगा. ओके, सो इस तरह का याद रखना, शक्ति, रतन एंड प्रोटीना. ओके, प्रोटीना, सो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, सो प्रोटीना, इस तरह याद रखो. फाइन. सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ वीट वैरायटी. वीट में इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है वो कैसा लाया गया है, अटलास 66 बोल के एक वीट वैरायटी था जिसमें प्रोटीन कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है. ओके, सो अटलास 66 इज़ अ प्रोटीन वैरायटी, सॉरी इट्स अ वीट वैरायटी जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है. ये मतलब पुराने वैरायटी है. तो ये अटलास 66 को यूज़ करके, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड वीट वैराइटीज़ जो है उसको अपटेन की गई है. ओके, सो इसको बेस करके इसको यूज़ करके फर्दर इसमें इम्प्रोवाइजेशन अगर हम ला रहे तो उसमें शायद हो सकता है कि कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड कुछ कम हो रही है या दूसरा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, वो सबको भी पूरा करके काफ़ी इम्प्रोवाइज्ड वीट वैरायटी को लाया गया है यूजिंग दिस अटलास 66. ओके, एंड राइस में क्या इम्प्रूवमेंट लाया गया है, राइस में एक्चुअली आयरन की कंटेंट जो है बहुत ही कम था. सो अभी जो इम्प्रोवाइज्ड राइस वैरायटीज़ जो मिल रहा है इसमें आयरन की कंटेंट जो है 5 गुण
इसको इसमें ज़्यादा किया गया है। ओके, सो 5 टाइम्स आयरन की कंटेंट जो है ये इंक्रीज़ की गई है इन दी राइस। सो हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादा जो कंज्यूम करते हैं राइस, व्हीट एंड मेज, उसमें अमीनो एसिड की कंटेंट इंक्रीज़ की गई है। प्रोटीन की कंटेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज द प्रोटीन की कंटेंट भी इंक्रीज़ की गई है। साथ के साथ आयरन की कंटेंट भी हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम राइस जो कंज्यूम करते हैं उसमें हमें मिल जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द बायो फोर्टिफाइड क्रॉप, इम्प्रोवाइज्ड क्रॉप। ओके, एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताती हूँ, जैसे सीरियल्स है, ठीक है, उसी तरह लेग्यूम्स भी हम कंज्यूम करते हैं, राइट। सो लेग्यूम्स हमें पता है ना, लेग्यूम प्लांट्स, राइट। सो जो मूंग, दाल वगैरह जो होता है, एंड और भी जो पीस वगैरह होते, दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेग्यूम्स, राइट। सो वो जो हम कंज्यूम करते हैं ना, इसमें क्या होता है, मेथियोनाइन की कमी होती है। मैंने आपको बताई थी सीरियल्स में मेथियोनाइन ज़्यादा होता है और लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है वो जो है कि कम होती है, पर यहाँ पे लेग्यूम में थोड़ा उल्टा है। सो लेग्यूम में क्या है कि इसमें मेथियोनाइन की कंटेंट जो है ये ज़्यादा है, उल्टा लाइसिन एंड अदर ट्रिप्टोफैन ये जो है कि हाई क्वांटिटी में रहता है, हाई अमाउंट में रहता है, मिलता है लेग्यूम्स में। सो एक बैलेंस्ड डाइट कैसी होनी चाहिए, उसमें सीरियल की कंटेंट हमारे खाने में 3 गुण होनी चाहिए रेशियो, और लेग्यूम जो है 1 गुण होनी चाहिए। सो 3:1 रेशियो में हमें राइस और दाल को कंज्यूम करनी है, ताकि हमें एक कंप्लीट बैलेंस्ड अमीनो एसिड जो कमी है वो पूरा हमें मिल जाएगा, है ना। दिस इज़ व्हाट इज़ अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, जिसमें सीरियल की क्वांटिटी 3 टाइम्स है, तो लेग्यूम उसमें 1 पार्ट हमें मिलना चाहिए, राइट। सो दिस रेशियो हैज़ टू बी मेंटेन्ड 3:1, फाइन। सो और भी कुछ बायोफोर्टिफाइड फूड क्रॉप्स जो है, ठीक है, जो कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे जो फूड क्रॉप, जो बायोफोर्टिफाइड फूड क्रॉप जो कि इम्प्रूव की गई है, कौन सी क्रॉप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें तो vitamin A enriched carrot and pumpkin. So carrot and pumpkin and spinach, even in spinach. So vitamin A जो है इस कंटेंट को इम्प्रूव की गई है, एंड vitamin C enriched chenopodium, mustard, tomato and bitter gourd. Okay, so chenopodium, mustard, tomato and bitter gourd, इसमें इन सब में क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है, विटामिन सी की इम्प्रूवमेंट की गई है। आयरन एंड कैल्शियम enrich spinach and chenopodium. Chenopodium is nothing but herbs. Okay, so spinach and chenopodium में आयरन एंड कैल्शियम की कंटेंट जो है इंक्रीज की गई है, एंड प्रोटीन enriched गार्डन पी, ब्रॉड बीन, लैबलैब एंड किडनी बीन। जो बीन वैरायटी है, लैबलैब इज नथिंग बट द फ्लैट बीन। ओके, सो इन सब में जो है कि प्रोटीन की कंटेंट, क्योंकि हमें पता है लेग्यूम्स खाने से प्रोटीन ज़्यादा मिलती है ना, बीन वैरायटी खाने से प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। सो प्रोटीन एनरिच्ड गार्डन पी, broad bean, lab and kidney bean. Okay, so these are some of the biofortified food crops. Okay, so आज के लेक्चर में बायोफोर्टिफिकेशन के साथ साथ, ओके, फूड क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग दी सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू SCP और सिंगल सेल प्रोटीन। तो SCP या कि सिंगल सेल प्रोटीन बेसिकली क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसा हमें पता है डे टू डे लाइफ में हम जो खाना खाते हैं उसमें सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहा है। बेसिकली अगर प्रोटीन की बात करते तो हम ज़्यादा से कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम करते वी इंडियंस, बट हम भूल जाते प्रोटीन की कमी हमारे खाने में हो रहा है ना। सो बेसिकली SCP क्या होती है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, बेसिकली एक सेलुलर बायोमास है जहाँ पे प्रोटीन की कंटेंट जो है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। ओके, सो सेलुलर बायोमास मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियल सेल हो, या कि इवन एक यूकैरियोटिक सेल भी हो, ठीक है, तो उसमें मल्टी सेलुलर या कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म की सेलुलर बायोमास जो है, सेल मास जो है, उसमें से प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन की जा रही है, दैट इज व्हाट इज द सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, आपको समझ आ रही है, एक प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक या यूनिसेलुलर या कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेलुलर मास जो है उस सेल बायोमास से हम प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज दिस सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, सो इट इज़ अ प्रोटीन रिच सेल बायोमास
दैट इज़ यूज एज अ फूड और फीड, मतलब हम ह्यूमन की फूड की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स को भी क्या कर सकते हैं, फीड, लाइक उनकी जो फोडर जो है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एसीपी को यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ अ बेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर बोथ एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस. ओके, सो एसीपी की जो प्रोडक्शन है ना, मतलब बहुत लोग जो है गलत समझ लेते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आती है. वो क्या आता है, एसीपी सिंगल सेल प्रोटीन जो है, मतलब सिंगल सेल मतलब हम दिमाग में स्ट्राइक होता है सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन होती है, वही है एसीपी करके लोग समझते हैं, पर वो गलत है. ओके, लिटरली हमें इसकी मीनिंग पर नहीं जाना है. एसीपी के एक्सट्रैक्शन सिंगल सेल प्रोटीन की मतलब हमें जनरली समझनी है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है. ठीक है, सिंगल सेल डज नॉट मीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप दिमाग में अच्छे से बैठा देना. ठीक है, सो इसकी सोर्स जैसा मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है, यूकैरियोटिक भी हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकती है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, दैट इज लाइक स्मॉल यूनिसेलुलर, और मैक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है. सो दीज आर the different sources from where protein extraction can be done. Okay, so बेसिक 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सिंगल सेल, जिसको सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज़ की जाती है, वो मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ. सो बैक्टीरिया, एल्गे एंड फंगाई, इन तीनों ग्रुप को ज़्यादा देर एसीपी की सिंगल सेल प्रोटीन की तरह इसको यूज़ की जाती है, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल की जाती है. बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ मैथैलोफिलस मैथैलोट्रोफिस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, मैथैलोफिलस मैथैलोट्रोफिस इट्स अ बैक्टीरिया. सो इसको सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ की जाती है. और भी बैक्टीरियाज हो सकते, पर द मोस्ट यूज्ड बैक्टीरिया इज मैथैलोफिलस मैथैलोट्रोफिस. एंड एल्गे जो है, एल्गे में स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड स्कैंडस्मस, इन तीनों को यूज़ की जाती है एल्गे में. ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पाइरुलिना. ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन आ रही है द मोस्ट कॉमन यूज्ड एसीपी सोर्स इज स्पाइरुलिना, द आंसर हैज टू बी स्पाइरुलिना. ओके, सो हाँ, बैक्टीरिया को भी यूज़ कर सकते हैं, फंगई को भी यूज़ कर सकते हैं, बस मोस्ट प्रिफर्ड एसीपी इज स्पाइरुलिना. ओके, एंड मूविंग ऑन टू फंगाई. फंगाई में एगैरिकस जो मशरूम है ना, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एसीपी की फॉर्म में. ठीक है, एंड फ्यूजारियम एंड ट्राइकोडर्मा, इसको भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, इवन ईस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं. ईस्ट भी तो यूनिसेलुलर फंगई में आता है ना, सो ईस्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं. यू कैन इंक्लूड दैट एज वेल, ईस्ट एज वेल. ओके, फाइन. सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्यूजारियम. ओके, फाइन. ओके, सो एसीपी के बारे में और हमें कुछ जानना है तो ओके, सो सिंगल सेल प्रोटीन मतलब क्या आपको समझ में आ गया है ना. सो इट इज़ दी सेलुलर बेस्ड प्रोटीन सोर्स, राइट. तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें अभी समझनी है. ओके, तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एसीपी. सो जैसा हमें पता है, इट इज़ अ रिच एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन इसमें हमें मिलती है. ठीक है, और ऐसा एक फूड सोर्स है एसीपी जहाँ पे प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज़्यादा है और फैट की कंटेंट बहुत ही कम है. सो हमारे खाना जो है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें ऐसी होनी चाहिए, प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा होनी चाहिए और फैट की कंटेंट कम होनी चाहिए. पर उल्टा हम क्या करते हैं, फैट की कंटेंट बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कर लेते हैं, ऑयली चीज़ें, और प्रोटीन बहुत कम हो जाती है हमारे डाइट में, है ना. सो दैट इज़ वाई एसीपी इज़ अ वेरी गुड डाइट बेस्ड फूड जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है और फैट कम है. सो बैक्टीरिया को अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे करीब हमें 80% प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वैसे फंगे और एल्गे को हम यूज़ करते तो एसीपी की सोर्स की तरह जहाँ पे हमें 50 to 60% प्रोटीन कंटेंट मिल सकता है. सो रिच एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन हमें यहाँ पे मिलती है. दिस इज़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंस. सेकंड जो है फास्टर प्रोडक्शन, मतलब क्या है, मैंने आपको बोली थी, मतलब हमारे खाने में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, इसको इंक्रीज़ करनी है तो हमें क्या कर सकते हैं. बेसिक मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ. तो हमें क्या करना है, फूड प्रोडक्शन को अगर हमें इंक्रीज़ करनी है तो बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स को हम क्या कर सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड क्रॉप में दे के उसको ग्रो करा सकते हैं. उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, लैंड भी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, राइट. तो लैंड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, नहीं तो ये प्लान उतनी सही नहीं है, क्योंकि लैंड क्रॉप को, फूड क्रॉप को इंक्रीज़ करके उतनी फ़ायदा नहीं है. मतलब लैंड को ज़्यादा लैंड को कंज्यूम करना एक स्मार्ट
वर्क नहीं है तो हम इंस्टेंट क्या कर सकते हैं, हम अल्टरनेटिव फूड सोर्स की तरफ में सोच सकते हैं, जैसे कि फूड प्लांट क्रॉप को छोड़ के इवन मीट को भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो मीट को हम कंज्यूम कर सकते हैं, वहाँ पे भी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें मिलता है, दिस इज़ ट्रू। बट अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई बीफ खा रहा हो, ठीक है, सो एक काऊ जो है, ठीक है, उसकी वजन कितनी होगा, 250 किलोग्राम होगा, सही है कि नहीं, है ना। सो इतनी बारी जो है उसकी वजन जो है, ठीक है, तो 250 किलोग्राम जो काऊ है, ठीक है, वो कितनी किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स को खाता पता है, हमेशा तो उसके मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहता है ना, करीब 20 to 30 किलोग्राम ग्रेन्स को वो खा लेता है। इतनी किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स को उसकी कंज्यूम करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ओके, सो करीब 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए कितनी किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स को वो खा रहे, राइट। सो उसको पहले मतलब फूड क्रॉप मिलनी चाहिए, ग्रेन्स मिलनी चाहिए, उसको वो खाएगा तब जाके उसकी बॉडी मास बनेगी, और उसको काट के हम मतलब अल्टीमेटली उसको खाएंगे, वहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। पर द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट वी आर अल्टीमेटली ऑब्टेनिंग इज वेरी लो, राइट, है ना। वेयरएज अगर हम एससीपी की तरफ पर जाएंगे तो एज अल्टरनेटिव फूड सोर्स आप मान लो यहाँ पे 250 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम, किलोग्राम नहीं बाबा, ग्राम, ओके, इसको अगर हम सोर्स की तरह यूज़ करेंगे तो जैसे कि मेथलोफिलस मेथलोट्रोफिस है बैक्टीरिया, एक दिन में 250 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। सोचो 25 टन्स ऑफ प्रोटीन कहाँ है, 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन कहाँ है ना। सो दैट इज वाई एससीपी इज becoming a best alternative source of protein in our diet, okay। so और इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो भी इको फ्रेंडली है, जैसा कि आप देख लो एसीपी जो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मतलब जैसे कि अगर हम गोरू को या कि अगर हमें इसको बकरे को मतलब ग्रो करनी है तो उसके लिए हमें क्या भी करना है, उसको फार्म करने के लिए हमें मतलब फूड क्रॉप्स भी तो चाहिए होता है, क्योंकि वो उसको कंज्यूम करती है, उसको भी उल्टा हमें क्या करनी है, ग्रो करके उसको खाना भी उसको हमें प्रोवाइड करनी है। वेयर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं है, बैक्टीरिया बहुत आसानी से ग्रो कर लेता है विथ मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है। जैसा कि एक बैक्टीरिया आपको पता है ना कि इवन सीवेज जो है, ड्रेनेज जो है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया ग्रो करती है, राइट, है ना। आपको ये भी पता है कि एक फॉर एग्जांपल सड़े हुए चीज़ें हैं उसके ऊपर भी क्या करता है, वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर भी बैक्टीरिया ग्रो करता है, वहाँ पे उसको डिकम्पोज करके वहाँ के नरिश न्यूट्रिएंट्स को वो अपटेक कर लेती है, राइट। सो बैक्टीरिया को ग्रो करना उतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी आसानी से वो ग्रो कर लेता है, राइट। सो इट कैन इवन ग्रो फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करके वो ग्रो कर लेगा, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसके ऊपर भी ग्रो कर लेगा। सो ओवरऑल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो कि पोल्यूटेंट है, कंटेंट जो है उसको मतलब अगर उसके ऊपर अगर हम बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो वो पोल्यूशन की लेवल कम होगा ना इंडस्ट्रियल वेस्ट में से, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज इको फ्रेंडली एंड मतलब एग्रीकल्चरल फूड क्रॉप में जो मतलब एक तरह का प्रेशर जनरेट हो रही है, मतलब इतने लोग हैं, इतनी मतलब इवन एनिमल्स का भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन का भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इतनी फूड क्रॉप्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसमें मतलब प्रोटीन की कमी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम में जो एक तरह का प्रेशर है, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, उसको भी क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है ना, राइट। क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन को जब बना सके, ऑफ कोर्स दिस इज रेड्यूसिंग अ प्रेशर ऑन द फूड क्रॉप्स इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम, राइट। ओके, सो एससीपी यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट डाउन करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि एससीपी में बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं, राइट। वहाँ पे हमें क्या करनी है, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है ना, उस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं मिलनी चाहिए। बैक्टीरिया को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे बैक्टीरियल सेल को प्रोटीन के एक्सट्रैक्शन के समय पे, साथ साथ में डीएनए भी तो आ सकता है, तो उसमें डीएनए नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताई थी बेस्ट एससीपी सोर्स इज स्पाइरुलिना। द रीज़न इज स्पाइरुलिना में न्यूक्लिक एसिड की कंटेंट जो है बहुत कम होता है, इसकी वजह से मतलब इसमें एक्सट्रैक्शन के समय पे न्यूक्लिक एसिड कंटामिनेशन हो जाएगा, उसको रिमूव करना है करके उतनी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्पाइरुलिना में, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर ख़त्म कर दिए, ठीक है। वी आर जस्ट लेफ्ट विथ वन लास्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी टिश्यू कल्चर। थोड़ी सी लंबी है, उसको थोड़ा डिटेली डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।